गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जहाँ तक बात की थी उससे आगे अपन चल रहे हैं। कल मैंने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपसे चर्चा चालू की थी, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य के अंदर मैंने आपसे बात की थी। आज अपन इसको आगे ले रहे हैं। मैंने कल कहा था कि संविधान निर्माताओं का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से ही नीति निर्देशक सिद्धांतों की स्थापना की गई थी। यहाँ तक मैंने आपसे कल बात की थी। असल के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य की नैतिकता के सूत्र हैं, अर्थात ये राज्य की नैतिकता है कि वह इन्हें लागू करे, लेकिन नैतिकता के अंदर किसी भी स्थिति के अंदर कानूनी बाध्यता नहीं होती। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो राज्य इसको लागू नहीं करता तो हम उसे ज़बरदस्ती लागू करा सकते हैं, क्योंकि नैतिकता में कानूनी बाध्यता नहीं है और इसी कारण से इसे ज़बरदस्ती या न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। हाँ, राज्य अपने लेवल के ऊपर इसको निश्चित रूप से लागू करता है और करता भी रहा है। अगर हम देखें, विश्व में स्पेन पहला देश है जिसके संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी। स्पेन से इन सिद्धांतों को आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से इन्हें भारत ने लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा आयरलैंड से इन सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है और विश्व में स्पेन पहला देश है जिसने कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की थी। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि इस भाग में जहां भी राज्य शब्द आएगा उसका तात्पर्य कार्यपालिका व्यवस्थापिका से होगा, न्यायपालिका से नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 37, इसमें कहा गया कि इस भाग में जो भी अनुच्छेद हैं वे न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं है, अर्थात उसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। मैंने आपसे पहले ही ऊपर कह दिया क्योंकि ये नैतिकता के सूत्र हैं, इसलिए हम किसी भी स्थिति के अंदर न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 जो है उसमें कहा गया कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की इसमें प्रेरणा दी गई है और वो प्रेरणा देता है और ये स्पष्ट रूप से है। और 38(2) के अंदर भी है कि राज्य पर विशेष रूप से उत्तरदायित्व डाला गया है कि वह अन्य लोगों के बीच में अव्यवस्थाओं या असमानताओं को एक तरह से दूर करने की कोशिश करे और इस प्रकार की बात करके उसमें समानताओं को स्थापित करने का प्रयास करेगा। ये स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 39 जो है उसके अंदर 4 बातें मुख्य रूप से है। पहली बात उसके अंतर्गत जो की गई है जो कि असल के अंदर आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं तो इसके अंदर बता दूं, इसके अंदर 4 तरह की बात है। सामाजिक समानता के परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक समानता के परिप्रेक्ष्य के अंदर एक तरह से बात की गई है। ये एक महत्वपूर्ण तरह की चीज़ है जो इसके अंतर्गत है। पहली बात है कि राज्य सभी के लिए रोजी रोटी के पर्याप्त साधन जुटाएगा। यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि किसी भी स्थिति के अंदर सबको बराबर बराबर रुपए मिल जाएंगे, बराबर चीज़ें हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश राज्य करेगा और राज्य के द्वारा जो रोजी रोटी का पर्याप्त साधन जुटाने की बात है वो यही है कि राज्य पूरी कोशिश करता है कि सबको रोजी रोटी मिल सके। दूसरी बात इसके अंतर्गत की गई कि राज्य राष्ट्रीय संपदा के संकेंद्रण को रोकेगा, कि ये नहीं कि कुछ ही लोगों के हाथ में सब कुछ चला जाए, इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर की गई है। तीसरी बात है, राज्य पुरुषों व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। यानी कि अगर एक कार्य दोनों जने कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पुरुष को ज़्यादा वेतन मिले और महिला को कम वेतन मिले, दोनों को बराबर बराबर वेतन मिलेगा। ये बात इसके अंदर की गई है। और चौथी बात इसमें कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। ये स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 40 बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पंचायती राज्य का मूलभूत आधार प्रदान किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का राज्य गठन करेंगे। ये स्थिति है। अगर हम देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो ग्रामीण स्तर से स्थापित करने का प्रयास है वो पंचायती राज्य की व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य के अंदर अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य सभी को
काम का अधिकार, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण तरीके की बात है कि राज्य के द्वारा सभी को काम का अधिकार देने की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है, सामाजिक सुरक्षा की बात इसके अंतर्गत की गई है। और आज शिक्षा अधिकार के रूप के अंदर हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 21 के अंदर स्थापित हो चुकी है। ये आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अनुच्छेद 42 में कहा गया कि राज्य काम की न्याय संगत व्यवस्था है, मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करेगा और इसके लिए ये भी देखने की कोशिश करेगा कि प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराए। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। ये एक महत्वपूर्ण है। आज की तारीख के अंदर न केवल महिला बल्कि पुरुषों को भी पिता बनने पर राज्य के द्वारा छुट्टी देने की व्यवस्था की गई है, ताकि वह अपनी व्यवस्थाओं को देख सके, अपने घर को देख सके। इस प्रकार की बात इसके अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 43 के अंदर कहा गया कि राज्य कामगारों के लिए एक निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा, जिससे कि वो एक सही तरीके से जीवन जी सकें कोई। और वो एक तरह से इसलिए व्यवस्था है कि हर हालत के अंदर एक आदर्श जीवन जिसको कहते हैं वो स्थापित हो सके। इसलिए ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास भी राज्य करने की कोशिश करता है। ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। उद्योगों के प्रबंध के लिए भी वो कहता है कर्मकारों और भागीदारों के लिए एक न्याय संगत व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश राज्य के द्वारा की जाएगी। ये इसके अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 44 बड़ा महत्वपूर्ण है। असल के अंदर जो 44 है उसके अंदर समान नागरिक संहिता की व्यवस्था है कि राज्य कोशिश करेगा कि भारत के अंदर समान नागरिक संहिता स्थापित हो। लेकिन ये अफसोस की बात है, ये अभी तक लागू नहीं हो पाई है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए एक कानून नहीं है। एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता है। बाकी भारत के अंदर कहीं पर भी समान नागरिक संहिता नहीं है, और वो भी पुर्तगालियों के समय से चली आ रही है। इसके अंदर हमने कोई बहुत बड़ा काम करके नहीं दिखाया है। ये चीज़ पहले से ही वहाँ पर चल रही हैगी, ये स्थिति है। और हर सरकारें ये कहती आई हैं, खासतौर पे बीजेपी की सरकार ने तो हमेशा ये कहा है कि हम करेंगे। अब देखो भी कब होता हैगा, अभी तक तो इसके अंतर्गत स्थितियाँ हो नहीं पाई हैं। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को राज्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगा। अभी शिक्षा की बात मैंने ऊपर भी की गई है, और आज की तारीख के अंदर इस शिक्षा के क्षेत्र के अंदर राज्य लगातार तरीके से अपने हाथ बढ़ा रहा हैगा। और ये समाज को भी चाहिए कि वो बच्चों को एक तरह से शिक्षा के लिए प्रेरित करें, और इसीलिए ये हमारे कर्तव्यों में भी डाला गया है 11वें कर्तव्य के रूप के अंदर कि एक हर हालत के अंदर शिक्षा मिल लें। और इसका ये हमारा दायित्व बनता है कि हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रेरित करें। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है राज्य समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी तत्व के कल्याण के लिए काम करेगा, जो लगातार तरीके से राज्य कर रहा है। इसके अंदर ये हम देखते हैं 50 तरह की योजनाएं इसके परिप्रेक्ष्य में आती हैं। अनुच्छेद 47 में राज्य लोगों को जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करेगा, एक अच्छा जीवन मिले। इसके लिए राज्य के द्वारा ये बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर मकानों का निर्माण करना, लोगों को जीने की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना, ये सब चीज़ें राज्य के द्वारा की जा रही हैंगी। और इसके अंदर राज्य ने बहुत पहले से लेकर अभी तक काफ़ी एक लंबा कदम दूर तय किया है, और हमें भी इसके अंतर्गत इस चीज़ के लिए सहयोग करना चाहिए। अनुच्छेद 48 में कहा गया राज्य कृषि को वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगा और गोवध पर रोक लगाएगा। कई राज्यों ने गोवध पर रोक भी लगाई है। आज साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर को लिया जाने लगा है। राज्य कृषि को बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से देखने की कोशिश करने लगे। ये स्थिति इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 39 के अंदर राज्य ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा करेगा। आज कितना हेरिटेज को लेके चीज़ें हैं, हम जितनी भी स्थितियों को देखें, आज अगर सबसे जो प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आज की तारीख के अंदर देखा जाए, अब बनारस को देखो किस रूप में परिवर्तित किया गया है। आगरा को ठीक करने का लगातार तरीके से कोशिश अभी, जो अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखने के चारधाम यात्राओं को किस तरह से आपस में जोड़ने की बात, और वहाँ पर निर्माण जो कार्य जिस रूप में चल रहा हैगा, वो सारी स्थितियाँ इसी के अंतर्गत है। अब सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा, सांस्कृतिक स्मारक खाली इमारतें ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कई बार हम ये मान लेते हैं कि सांस्कृतिक इमारत खाली इमारतों को या मोनूमेंट्स को लिखें। असल के अंदर भाषा अगर हम देखें, संस्कृत को बचाने की बात है, उर्दू को बचाने की बात है, तो ये एक सांस्कृतिक इमारत के रूप के अंदर कही जा सकती है, सांस्कृतिक धरोहर के रूप के अंदर कही जा सकती है। जितने फोक डांसेज हैं,
जितने भी हमारी जो कलाएं हैं वे सारी इसके अंतर्गत आती है। अगर हम ये देखें, गंगा को बचाने की बात है, यमुना को बचाने की बात है, ये भी एक सांस्कृतिक स्मारकों के रूप में राजीव गांधी गंगा एक्शन प्लान लेके आए, मोदी सरकार ने गंगा को साफ करने का बेड़ा उठाया। ये सारी की चीज़ें अपने आप के अंदर सांस्कृतिक स्मारकों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं, ये एक महत्वपूर्ण तरीके की बात है और इसे बचाने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका में को अलग रखेगा, यानी कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में नहीं होगा और न्यायपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका में नहीं होगा। अभी तक हम ये मानते चलते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि भारत के अंदर इस प्रकार की स्थितियां नहीं है, ये स्थिति इसके अंदर कही गई है। और लास्ट अनुच्छेद 51 के अंदर कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति अपनाएगा व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा। ये हमने महत्वपूर्ण तरीके से अपनी विदेश नीति भी में भी इस चीज़ को महत्वपूर्ण बनायागा और विदेश नीति का मुख्य आधार भी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ही दिया गया है। ये हम सबको पता है। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।